नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने हैं हम लूसेंट का फिजिक्स। दोस्तों लूसेंट का फिजिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फिजिक्स जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप जितने भी गवर्नमेंट का क्या कहते तैयारी करते, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, जितने भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं आप, वो सभी के लिए लूसेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे जितने भी बच्चे क्या कहते हैं जॉब करना चाहते हैं, वो सभी को लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। जितने भी बच्चे जॉब करना चाहते हैं सभी को लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहला ये सेकेंड क्लास हमारा है। हम पहले क्लास में जो है ना ये आपको बोले थे क्या एक पेज हम डेली आपको पढ़ाएंगे। आपको एक पेज ही डेली आपको क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है ना। और एक पेज लेते जाइएगा और पता चलेगा एक दिन आएगा जो कि आपका 400-500 पेज का जो है लूसेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे 500 पेज का है तो 500 पेज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पेज लीजिएगा तो आप समझ लीजिए जरा सा क्या कि एक साल में 365 दिन ही होता है। तो कहने का मतलब हम तो डेली पढ़ नहीं सकते हैं ना, डेली पढ़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका 300 ही पेज खत्म होगा या मान 250 पेज खत्म होगा। तो कहने का मतलब बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको फिर से रिवीजन करना है, फिर उसको याद करना है, तब कहीं जाकर क्या होता है उसका पूरा लूसेंट होता है, ठीक है ना। और जब लूसेंट पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये एक पेज हमने बता दिया था, पूरा ये बता दिया था, जिसका लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या आई बटन में दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक यहाँ तक हम बताए थे, ये जो आप देख रहे हैं ना वृत्तीय गति देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन, यहाँ तक हमने बता दिया था आपको, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब आता है क्या, यहाँ मैंने छोड़ दिया था कोणीय वेग को छोड़ दिया था। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ के उसके बाद आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है क्या, आपके पास यदि बुक है तो बुक को सामने में रख कर आप देखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप खरीद लीजिएगा। देखिए कोणीय वेग कहता है क्या, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओमेगा बराबर थीटा बाय टी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहता है क्या कि एक वृत्ताकार मार्ग है, एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार मार्ग है दोस्तों, ठीक है ना। और कहता है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, एक कण है, यहाँ पर एक कण है, ठीक है ना, वो गतिशील है, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली, वृत्त का केंद्र ये केंद्र है आपका, यहाँ से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड, मान लीजिए आपका 1 सेकेंड दिया गया है और ये कण जो है पहले ए पर था, मान लेते ए है, ये घूम कर जो है यहाँ पर आया, 1 सेकेंड में यहाँ तक घुमा है, ठीक है ना। ए से कहाँ आया, बी पर आया है, कहाँ पर आया, ए से बी पर। अब उसके बाद ये जितना कोण बनाता है, जितना कोण मान लीजिए थीटा कोण बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, थीटा बाय क्या होता है, टी होता है। मान लीजिए टी सेकेंड में यहाँ से ए से बी के पास आया कण, इसको बोलते हैं थीटा बाय टी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक तो ये आपको समझ में आ गया कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बाय टी होता है, कोणीय वेग इसको कहते हैं। अब फिर आगे क्या कहता है देखिए जरा सा, आगे एक फार्मूला और होता है, आपको बताते हैं जैसे क्या कि कोई कण जो है ना वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, ठीक है। और मान लीजिए क्या कि वो जो है ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फिर एक बार एक चक्कर लगा लिया, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगा लिया तो एक चक्कर में कितना कोण बनाता है, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है। और रेडियन में इसको लिखेंगे ना तो 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई। मतलब कोई भी कण, कोई भी वस्तु एक चक्कर लगाता है, जहाँ से चला वहाँ पर फिर आ जाता है, वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ओमेगा बराबर अभी क्या पढ़े थे, देखिए जरा सा, तो ओमेगा बराबर पढ़े थे थीटा बाय टी पढ़े थे, ठीक है ना। अब थीटा की जगह पर क्या होगा 360, मतलब क्या 2 पाई बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों लिखे, क्योंकि एक चक्कर जब भी कोई भी जैसे एक कण यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर ये लगाया है तो इसको हम बोलते हैं, एक चक्कर लगाने का बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो कहने का मतलब ओमेगा बराबर थीटा बाय टी भी होता है या 2 पाई बाय टी भी होता है, एक चक्कर के लिए होता है, ठीक है, एक चक्कर के लिए। और एन बराबर होता है 1/t होता है, ठीक है ना। एन को बोलते हैं हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ओमेगा बराबर क्या बोले, अब एक तो बोले थे थीटा बाय टी होता है, दूसरा क्या बताए 2 पाई बाय क्या होता है, टी होता है, और तीसरा एक और फार्मूला हो सकता है 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t को लिख सकते हैं 2 पाई
और 1/t को लिख सकते हैं n, 2πn भी होता है। तो ओमेगा बराबर 3 फार्मूला होता है, एक तो 2πn हो गया, एक 2π/t हो गया, एक थीटा बाय क्या हो गया, t हो गया, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्या अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए जरा सा कि एक होता है रेखीय वेग, तो रेखीय चाल बराबर होता है दोस्तों कोणीय चाल इंटू होता त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का नियम। आप तो ये तो बहुत प्रसिद्ध नियम है, ये तो सबको सब जानते होंगे। सबसे पहले न्यूटन जो है नियम जो दिए थे अपना गति का नियम, वो सबसे पहले अपनी पुस्तक में दिए लिखे थे, प्रिंसिपिया, उनका बुक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था प्रिंसिपिया में, ठीक है। कब, 1687 में, ठीक है ना। अब आता है क्या, देखिए न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है यदि कोई वस्तु, हम पढ़ रहे हैं फिर समझा देंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है ना, वो विराम अवस्था में रहेगी या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब कोई वस्तु चल रहा है तो चलता रहेगा, ठीक है ना, कि जब तक उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाएगा आगे से तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। उस पर बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा तब तक चलता रहेगा। यदि कोई रुका हुआ है वस्तु, कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा ही, जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इस पर धक्का नहीं दिया जाएगा तब तक ये रुका रहेगा, ठीक है ना। यही इस प्रथम नियम है, ठीक है ना। अब प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरथ का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। गैलीलियो का नियम कहते हैं या जरथ का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बता, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहता है वही प्रथम नियम ही है जड़त्व, ठीक है ना। प्रथम नियम को जड़त्व कहते हैं, कहता है कि कोई वस्तु जो है वो अपना विराम अवस्था या समान गति से जो चल रहा है वो बनाए रखता है, उसको हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम से कैसे मिलता है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, ठीक है ना। कोई वस्तु है रुका हुआ है तो उस रुका हुआ है तो उसको बाहर से हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, वस्तु आगे चलने लगेगा, ठीक है ना। या कोई वस्तु गतिशील है समरूप चाल से तो उस पर हम क्या करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे तो रुक जाएगा, या और फोर्स लगा देंगे तो और अधिक तेजी से चलेगा। तो यही कहता है बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यही है, ये पहला नियम वही था, पहला नियम भी वही था, बल का परिभाषा भी वही है। अब यह एक सदिश राशि, बल क्या है, एक सदिश राशि, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है ना। और सीजीएस एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस में होता है डाइन होता है, जो कि लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, 10 क्या होता है, 5 डाइन होता है, ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है क्या जड़त्व के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कहता है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। मतलब जब गाड़ी का अचानक चलता है तो क्या होता है, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, मतलब अपोजिट क्रिया करने लगता है, ठीक है ना, उल्टा। दूसरा, चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। एकाएक गाड़ी रुकता है तो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। ये भी इनर्शिया का मतलब जड़त्व का उदाहरण है। 3, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण गिर कर झड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि ये भी क्या है, आपका जड़त्व का उदाहरण। अब आगे आता है क्वेश्चन क्या, देखिए संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे दोस्तों P से लिखा जाता है संवेग, m इंटू भी होता है, m इंटू भी। संवेग द्रव्यमान गुने वेग को कहते हैं हम क्या, संवेग कहते हैं। संवेग जो है ना वो वेग पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, वेग पर। वेग अधिक रहेगा संवेग भी अधिक रहेगा, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर देखिए क्या, वेग और द्रव्यमान दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और कहता है संवेग बराबर क्या बताए थे अभी, P बराबर क्या बताए थे, m इंटू भी। तो m हो गया द्रव्यमान और ये b हो गया वेग, ठीक है ना, वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक जो हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा kg और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, यही हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये मात्रक हो गया। अब आगे आता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। समझ रहे हैं ना।
बात को समझिएगा, पहले हम पढ़ रहे हैं फिर बताएंगे आपको। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न ए वस्तु का द्रव्यमान m, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम से क्या हुआ, बल का परिभाषा मिला, और दूसरे नियम से हमको क्या मिला, इसका व्यंजक मिल गया बल का, F बराबर m a मिल गया, ठीक है ना। F बराबर ma होता है। कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या लिखेंगे, dp/dt, संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। और यही कह रहा है, बस यही है संवेग का दूसरा नियम है। इसी से हमको क्या मिला, इसका बल का व्यंजक मिल गया ma, ठीक है ना। अब आगे आता है क्या, कहता है क्या प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, मतलब कहता है कि दूसरा नियम वास्तविक नियम होता है, ठीक है, दूसरा नियम से ही सिद्ध होता है प्रथम नियम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वास्तविक नियम कौन है न्यूटन का, तो दूसरा नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा सा क्या है, कहता है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगाता है। जब बंदूक की गोली चलती है ना, तो दोस्तों गोली भी क्या होता है, पीछे की ओर भागता है, समझ रहे हैं ना। यही कह रहा है बंदूक प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है ना। रॉकेट कहता है क्या, रॉकेट जो रॉकेट उड़ता है उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। आप देखेंगे तो धुआं निकलते जाता है और रॉकेट आगे बढ़ते जाता है। जितना तेजी से धुआं निकलता है उतना ही तेजी से रॉकेट भी आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये भी तीसरा नियम का उदाहरण था। अब आता संवेग के संरक्षण के सिद्धांत, कहता है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, ठीक है ना, कण है या कोई क्या कहते हैं समूह है या निकाय है, ठीक है ना, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो निकाय का कुल संवेग जो होता है वो नियत होता है, ठीक है ना। जैसे टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, इधर देखिए अब क्या है, अब आवेग इम्पल्स, कहता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। आवेग कहते किसे हैं, तो कहता है कि जब कोई बहुत बड़ा बल जब किसी छोटे वस्तु पर छोटे समय के लिए बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, अर्थात बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल के आवेग को लिखते हैं आई से, मतलब कहता है कि बड़ा बल हो गया एफ और बहुत कम समय को लिखते हैं डेल्टा टी से। कितना समय लिखते हैं, डेल्टा टी से। इसी को हम लोग बोलते हैं बल का आवेग। जब कोई बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए क्या कहते हैं काम करता है, तो उसी दोनों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं बल का आवेग कहते हैं, ठीक है ना। और बल का आवेग जो है ना, संवेग बल इंटू समय अंतराल हो गया, और ये बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब कहता है आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक जो होता है न्यूटन और सेकेंड होता है। इसका बल का हो गया न्यूटन और समय का हो गया सेकेंड, न्यूटन और सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, ठीक है। अब आगे आता है क्या, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r होता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर आप घूमते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक अभिकेंद्र बल काम करता है जो केंद्र की ओर काम करता है हमेशा, ठीक है ना। जो आपको गिरने नहीं देता। जब आप साइकिल चलाते हैं तिरछा हो जाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, तो तिरछा हो जाते हैं तो अभिकेंद्र बल ही आपको बचाता है। वो अभिकेंद्र बल कितना होता है, mv²/r होता है। अब आता है अपकेंद्र बल। ये अभिकेंद्र बल का है भाई है, ठीक है ना, ये भाई है उसका, ठीक है ना, अपना भाई है अभिकेंद्र बल, ठीक है ना। तो अभिकेंद्र बल का अपना भाई हुआ अपकेंद्र बल हुआ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जड़त्वीय फ्रेम तंत्र में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें प्रवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। यह बल छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं, ठीक है ना। छदम समझ गए, काल्पनिक बल हो सकता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, यह जड़त्वीय बल कहते हैं। अपकेंद्र बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छदम बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्र बल की
दिशा के विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अब केंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब कपड़ा का सुखाने वाला जो मशीन होता है, क्या कहते हैं उसका, दूध से जो मक्खन निकालते हैं, वो सब इसी सेंट्रीफ्यूगल पर ही काम करता है, ये इस पर, ठीक है ना। इसलिए बोले आपको क्या, ये अभी केंद्र बल के चचरा में, जैसे अभी कोई वस्तु घूम रहा है, तो देखिए अभी केंद्र बल जो है इसके केंद्र की ओर लगता है, अभी केंद्र की ओर लगता है, आप केंद्र जो है बाहर की ओर लगता है, ठीक है ना। दोनों मिला क्या होता है, बैलेंस में बनाए रखता है, वस्तु गिरता नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप केंद्र बल भी देखें, और ये थोड़ा सा नोट वाला ये थोड़ा सा देख लेते, पढ़ लेते, ठीक है, अच्छा रहेगा। कहता है वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले बल, इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अभिकेंद्र बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब जो आपको अभिकेंद्र बल नहीं कहना, जो बाहर में लग रहा है वो अभिकेंद्र बल नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी इंसान बोल देता है क्या बाहर में जो लग रहा है वो हो गया, क्या आपको जो मोटरसाइकिल जो बाहर की ओर लगा रहा है वो क्या हो गया, वो आपका क्या अभिकेंद्र बल वो नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों अभी हम आपको यहाँ तक पढ़ाए हैं, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलेगा, बल आघूर्ण से चलेगा, ठीक है ना। तो बस धीरे धीरे पढ़िए और आराम से पचाते जाइए, इसको जहाँ तक पढ़ते हैं वहाँ तक पचाते जाइए, ठीक है ना।